देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 मार्च 2022 को 2022-23 के लिए बजट पेश किया। ये गठबंधन सरकार का तीसरा बजट है। मनोहर सरकार ने अपने बजट के जरिए लोगों को लुभाने और सभी सेक्टर्स को खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने अपने इस बजट में किसानों, मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी सरकार की इन घोषणाओं और बजट से असंतुष्ट ही दिखाई दिया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस वर्ग को क्या दिया है और ये बजट हरियाणा के लिए किस तरह से रहने वाला है, विकास के पथ पर कितनी तेजी से हरियाणा को आगे ले जाने वाला है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस बजट में चर्चा में जुड़ने वाले हैं। बजट चर्चा पर जो चर्चा हम करेंगे, बजट को लेकर जो चर्चा हम करेंगे, इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने 25 साल का विजन रखा है उसको कैसे यहाँ पर देखा जाए। केंद्र सरकार ने जो इस बार का बजट पेश किया है उसमें भी करीबन 25 साल के विजन को आगे रख करके ये बजट पेश किया गया था केंद्र सरकार की ओर से। हरियाणा सरकार ने भी कुछ उसी ढर्रे पर चलते हुए 25 साल का विजन रखते हुए यहाँ पर ये बजट पेश किया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जो बजट हरियाणा को इस साल चाहिए, जो जरूरियात लोगों की अभी है, जो कारोबारी वर्ग है उसको जो अभी चाहिए, क्या वो इतने वक्त तक इंतजार कर सकता है या फिर जो 25 साल की दूरगामी घोषणाएं सरकार की ओर से की गई है उनका लाभ अभी से मिलना इन तमाम वर्गों को शुरू हो जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 1,77,255 करोड़ का सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है। पिछली बार के पेश किए गए बजट से ये 15% अधिक है। तो हर वर्ग को सरकार ने यहाँ पर कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है और ये भी बताया मुख्यमंत्री ने कि राजकोषीय घाटा जो है वो कितना रहने का अनुमान है। 2.9% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। जीडीपी में 3.4% योगदान जो है वो 4% करने पर जोर रहेगा और 1,16,000 करोड़ का राजस्व खर्च जो है टोटल बताया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट 2022-23 पेश कर दिया है और कमजोर वर्गों को लेकर मुख्यमंत्री ने खास तौर पे बात की कि उनके उत्थान के लिए ज्यादा काम किया जाएगा। 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया है सरकार ने। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज गुप्ता जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो बजट पेश किया गया है, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? क्या लगता है जो इस वक्त समस्याएं हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, मांग है, वो इस बजट से कितनी पूरी होने वाली है? देखिए मैम, जो बजट आज का पेश किया गया है, मुख्यमंत्री जी इसके साधुवाद के पात्र है। बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। समाज के सब तबकों का इसमें ख्याल रखा गया है। बड़ा विकास उन्मुखी बजट है। आप देखिए, कृषि क्षेत्र से शुरू करते हुए कृषि किसानों की समस्याओं को एड्रेस करते हुए, फिर आगे महिलाओं के लिए उन्होंने कितनी योजनाएं दी, फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, दूसरे अपने महिलाओं के लिए उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज के अलावा छात्रावास खोले। उन्होंने छात्रावास की अनाउंसमेंट की। रेल कॉरिडोर के बारे में, हाई स्पीड रेल के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने क्या नाम है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी योजना का जो शुरू की, जिसमें 3 लाख रुपए तक का उन्होंने लोन की बात की। सरकारी कॉलेज एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया। स्वास्थ्य के अलावा फिर आपके पर्यावरण के ऊपर उन्होंने जंगलों को बढ़ावा देने के लिए, उसके रखरखाव के लिए उन्होंने उसका बजट में प्रावधान किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई तो ऐसा एरिया हो जो उसको छोड़ा, उन्होंने हर तरह का एरिया जो आम आदमी के जीवन को टच करता है, उसको प्रभावित करता है, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, आपका पर्यावरण, आपका हर तरह से उन्होंने जो भी बजट में, मतलब जो चीज आम आदमी को प्रभावित करती है उसको सारा उन्होंने कवर किया और बड़ा अच्छा एलोकेशन दिया है। बजट को पिछली बार से लगभग 16% बढ़ाया गया है बजट। बहुत अच्छा बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने।
पंकज जी, मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, आपने बताया कि बढ़ाया भी गया है बजट को, और सभी वर्गों को मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ यहाँ पर दिया है। लेकिन सवाल ये भी कि हरियाणा पर लगातार जो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता इससे और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है? ये कर्ज मुक्त कैसे होगा हरियाणा? कर मुक्त बजट तो मुख्यमंत्री ने पेश किया, लेकिन कर्ज मुक्त कैसे होगा हरियाणा? इसको लेकर क्या आपको लगता है कि कोई विजन है इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर बताया कि अपना राजकोषीय घाटा है वो जो सेंटर की गाइडलाइंस है 4% से कम रहना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हम उसको 2.9 पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो उन्होंने अपने बजट संबोधन में उन्होंने बताया कि भी हम अपने राजकोषीय घाटे को कम करेंगे, लोन उससे उनको लोन कम लेना पड़ेगा। और जो हरियाणा का जो केंद्रीय करों में जो कंट्रीब्यूशन है वहां से बढ़ रहा है, तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जब लोन कम उठाएंगे और रीपेमेंट बढ़ेगी तो अपने आप ही जो राज्य के ऊपर जो लोन है, जो इंटरेस्ट है, उसकी वो कम होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, स्वागत है आपका। और बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो बहुत अच्छा बजट है और हरियाणा का विकास इससे तेज गति से होगा। कर्ज मुक्त होने की राह भी एक यहाँ पर इस बजट के माध्यम से प्रशस्त की गई है हरियाणा के। आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम जी, इस बजट में जनता के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। किसी प्रकार की छूट व राहत नहीं दी गई। जहां तक कि टैक्सों में इस सरकार ने लगातार 7 सालों में जो बढ़ोतरी करते आ रहे थे, उम्मीद थी इस बजट में कुछ ना कुछ राहत देंगे। इस सरकार ने लगातार, आपने देख रहे हो, ये व्यापार बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का ढोल पीट रहे हैं। नए नए उद्योग आएंगे, लाखों लोगों हम रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे, उद्योग के माध्यम से देंगे। कहां से देंगे? आपने 1 रुपए की छूट नहीं दी, किसी व्यापारी को राहत नहीं दी। आपने उद्योग लगाने के लिए ना सस्ती बिजली देने की बात कही, ना टैक्सों में छूट देने की बात कही, ना सस्ती जमीन देने की बात कही। कैसे बेरोजगार रोजगार देंगे? यहां तक कि आप देखिए, आपके सामने है, महंगाई के ऊपर, महंगाई पर अंकुश लगाने की कोई भी बात वित्त मंत्री, जो मुख्यमंत्री जी है, वित्त मंत्री ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई भी इसका महंगाई पे जिक्र नहीं किया। हम महंगाई पे अंकुश कैसे लगाएंगे? इन्होंने तो बजट क्या करा, आंकड़ों का जाल बना के आंकड़ों का खेल बना दिया। लोन लाओ और माल खाओ और जनता को लुटाओ, ये वो बजट है। इस बजट में किसी प्रकार का किसी को राहत नहीं दी गई। और खास तौर पे बड़ी भारी लोगों को उम्मीद थी इस बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा, किसानों को मिलेगा, व्यापारी को मिलेगा, उद्योगपति को मिलेगा, कर्मचारी को मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े, 1.5 लाख से ज्यादा। मुख्यमंत्री को जिक्र किया, जो सरकारी पद खाली पड़े 1.5 लाख, उसकी हम कितने दिन के अंदर भर्ती करेंगे? कोई बजट में रखा प्राविधान? हमने ये सिस्टम बनाया, इतना रुपया प्रदान कर दिया है, जितने भी पद सरकारी महकमा खाली उसकी भर्ती करेंगे। सिर्फ ये एक ढकोसला करते हैं। 75% युवाओं को फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार देंगे। तुम्हारी फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री किसकी? फैक्ट्री व्यापारियों की। व्यापारी को हम ना छूट देते, ना टैक्सों में छूट देते, ना बैंक ब्याज में रियायत देते, सस्ती जमीन आप देते नहीं, बिजली बिलों में छूट नहीं देते। कैसे हरियाणा की तरक्की होगी? यहाँ तक कि सरकार की गलत नीतियों के कारण और कोरोना महामारी के कारण 80% उद्योग ठप हुए हैं। और खास तौर में वहां आंकड़े देकर बताना चाहता हूं, ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, बेकरी की फैक्ट्री हो करती, साबुन तेल बना करता, कूलर पंखे बने करते, मतलब हैंडलूम का सामान बनता था, पापड़ बड़ी बनती थी, नमकीन बनता था। 90% ग्राम स्तर के ऊपर वो उद्योग ठप हो चुका है, जिसके अंदर लाखों लोग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा वर्ग के लोग गांवों के अंदर ही उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार मिलता था। मुख्यमंत्री कहते थे हम ग्राम स्तर के ऊपर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। कहां से दोगे भाई? ना आपको बिना ब्याज लोन दे रहे, इनकी योजना थी हम व्यापारी के नुकसान की भरपाई करेंगे, कोई जिक्र नहीं।
आज मतलब छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, 10 लाख रुपए से तक का जो बिना ब्याज लोन देने की बात थी, उस पर भी कोई जिक्र नहीं। ये तो सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है। लगातार आप देखिए 2014 जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर और 2014 तक, तो हरियाणा पर कर्जा कितना था? 70,000 करोड़। ये कितना है आपके सामने है, उससे 3 गुना ज्यादा। 60 साल में 3 गुना ज्यादा प्रदेश की जनता पर कर्जा का बोझ लाद कर इन्होंने अपनी जेब में भरने का काम किया है। प्रदेश में कोई भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बड़ी खासी नाराजगी खास तौर पे किसानों में, व्यापारियों में, उद्योगपतियों में और जहां तक कि सरकारी कर्मचारियों में खासी नाराजगी इस बजट के प्रति आपके सामने। पंकज गुप्ता जी, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो है इनेलो के प्रवक्ता उदयवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका उदयवीर जी। पहले आपसे भी जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इस बजट को। क्या लगता है कि ये बजट जो है विकास को और कितना ज्यादा तेज करने वाला है? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, ये बजट सुन के मेरे को बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि ना तो ये एक आम आदमी का बजट है, ना ये किसान हितैषी बजट है, ना ये मजदूर कमेरे वर्ग का बजट है। आप ये देखिए कि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम घट गई है। जो 1,76,000 थी वो 1,60,000 पे आ गई है। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अभी इस टाइम हरियाणा कुछ ऐसे प्रदेशों में शामिल है देश के जिसपे इन्फ्लेशन 5.9 की दर से बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए कोई भी बजट में कुछ भी नहीं कहा गया कि वो कैसे रोकेंगे इस चीज को, कैसे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं हुई, युवाओं की बात नहीं हुई, रोजगार की बात नहीं हुई। आज भी हरियाणा पहले स्थान पर चल रहा है पिछले 2-3 साल से 31% के हिसाब से बेरोजगारी दरों पर। ऐसे ही अगर हम बात करें शिक्षा की, बड़े बड़े वायदे कर दिए गए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने सपने दिखाए थे, वैसे ही हरियाणा सरकार भी सपने दिखा रही है। केंद्र सरकार ने बोला था 15 लाख रुपए डाल देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे और किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, ये शिक्षा संस्थान खोलने का फायदा क्या है जब तक वहां पर शिक्षक ही नहीं होंगे पढ़ाने के लिए? 24,000 पद खाली पड़े हैं स्कूलों में, कॉलेजों में 5,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो आप ये बताइए, जो हम ये बिल्डिंगें बना देंगे उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। शिक्षकों की भर्ती को लेके कि कितनी सीट वेकेंट है, कितनी सीटों पे भर्ती होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। स्टार्टअप्स की बात करी उन्होंने। स्टार्टअप्स में आपको एक आंकड़ा आया है भारत सरकार का, जिसमें हरियाणा में सिर्फ 129 स्टार्टअप हुए एमएसएमई सेक्टर के हेड में। अभी तक 129 स्टार्टअप कामयाब हुए 2,500 स्टार्टअप्स में से। तो आप ये देखिए जो हमारी दरें हैं वो कहाँ पे जा रही हैं स्टार्टअप की। हम कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे होगी? यानी कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि जिन योजनाओं के सहारे सरकार जो सारे बजट का आधार मानकर चल रही है जिन योजनाओं को, वो उन योजनाओं का ही कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार्टअप और निजी क्षेत्र को लेकर सरकार का पूरा बजट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टिका हुआ है? बिल्कुल, मैं आपसे ये भी बता देना चाहूंगा, जो ये यहाँ पे बजट में नई नई बातें, नई नई सौगात दी जा रही हैं, उनमें से वो सिर्फ कागजों में है, जमीन धरातल पे कोई भी नहीं आता। जैसे सीएम साहब ने 200 घोषणाएं करी हैं 2 साल में, उसमें 20% भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और कुछ घोषणाएं तो ऐसी हैं जो कि हो ही नहीं सकती, फिजिबल ही नहीं है। और जैसे हम हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, इन्होंने हेल्थ सेक्टर में काफी कहा है कि हम एमबीबीएस कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज बना देंगे। ये तो पिछले 2 साल से बात करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री, इसमें कोई नया नहीं है। मैं आपको नई बात बता देता हूँ, जो डॉक्टरों की पद है, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, हरियाणा में 43% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं जिसपे कोई भर्ती नहीं हुई है। मतलब 1,491 वेकेंट पोस्टें हैं। और अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पे लेंगे तो 794 में से सिर्फ 620 डॉक्टरों की भर्ती हुई है, जिसमें से
आप बड़ी हैरानी वाली बात है, 550 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर हम जाएं तो हेल्थ सेक्टर में जो बजट होता था वो टोटल बजट का 4% होता था, जो बीजेपी सरकार में घट के 3.1% रह गया, और इस बार के बजट में भी वो 3.9 ही आ पाया है, जो कि एक बहुत ही विचारणीय सेक्शन है, जो एक विचारणीय हेड है, जो की बहुत जरूरत है। यहाँ पे बजट में बहुत सारी बातें करी। चलिए पंकज गुप्ता जी से ले लेते हैं, आप दोनों ने ही केंद्र सरकार से थी कि आप, मैं ये जानना चाहता हूँ ये बजट हरियाणा का है या केंद्र सरकार का है? पंकज जी, कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता ने दोनों ही ने ही बजट को बताया है कि सिर्फ हवाई बातें ही बजट के अंदर की गई हैं। जो बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कही हैं वो व्यवहारिक नहीं है और जमीनी हकीकत पर खरी उतरती दिखाई नहीं देती। लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2022-23 का जो बजट पेश किया है उसको लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये बजट जो है पूरी तरीके से सिर्फ हवाई बातों का बजट है, जमीनी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई ऐसी घोषणाएं भी इस बजट में कर दी हैं जो पिछले 2 साल से वो लगातार कहते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बताएं कि आज मुख्यमंत्री ने जो बजट भाषण अपना पढ़ा है उसमें पेंशन भोगियों के लिए व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित करने का ऐलान सीएम ने किया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत कालीन थीम पार्क बनाने की घोषणा भी की गई है। पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, दोनों ही प्रवक्ता को आपने सुना, कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता को, दोनों को ही ये बजट जो है वो व्यवहारिक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मेरी सरकार ने आज जो भी बजट में घोषणाएं की है वो धरातल पे उतरेगी। पहले भी जो बजट दो दिए गए हैं उन दोनों में जितनी भी योजनाएं दी गई है उन पे या तो पूर्ण हो चुकी है या उन पर बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। पहले मैं चाहूंगी बजरंग जी, अगर आप इस बीच कोई काउंटर करना चाहते हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि जो घोषणाएं की गई है धरातल पर खरी जरूर उतरेंगी। जी, अपनी बात शुरू कीजिए। मैडम जी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, सिर्फ कागजों में घोषणा होती है। इन्होंने कितने वायदे किए, मैं सैकड़ों वायदे गिना सकता हूँ, एक भी वायदा पूरा किया तो आपका सामने देख लो। इभी हाल के अंदर इन्होंने नया भ्रष्टाचार का अड्डा, नया ट्रेड टैक्स इभी हाल में ठोक दिया। धान पे जो किसान धान की परचेज करते हैं आड़ती, धान की जो कि धान पे मार्केट फीस 2.5% थी, हाल ही में इन्होंने 4% कर दी। ये किस मुंह से बोलते हैं? एक बात गिनवा दे भाई, एक काम अच्छा किया हो, किसान के हक में किया हो, व्यापारी हक में किया हो, उद्योगपति हक में, एक आइटम गिना दे हमने ये छूट दी। मैं आपको 100 आइटम गिना दूंगा। इन्होंने यहाँ पे पेट्रोल डीजल के ऊपर जो 9 कुछ % टैक्स था, इन्होंने 18% कर दिया। डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल पर बढ़ा दिया। बजरंग जी आएंगे आपके पास और आपकी बात भी हम लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो यहाँ बजट पेश किया गया है ये कितना व्यवहारिक या अव्यवहारिक है। जी आकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी। बजट के 2 हिस्से आ जाते हैं। पहला आ जाता है इनकम, दूसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर साइड पे मैं खट्टर साहब को धन्यवाद करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छा बजट है, बहुत ही बैलेंस्ड बजट है जी। एग्रीकल्चर के लिए एलोकेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एलोकेशन है, एनवायरनमेंट के लिए है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए है, तमाम हमारी बहनों बेटियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो जहां तक वेलफेयर की बात है, ग्रोथ की बात है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बजट। आई वुड कांग्रेचुलेट ऑनरेबल खट्टर साहब, इट्स अ ग्रेट बजट, बहुत अच्छा बजट है। बट अब इसमें सवाल कहाँ खड़े हो जाते हैं? ये जो सारी चीजें बहुत अच्छी प्लान की गई हैं, इनके लिए वी नीड फंड, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा जी। अब उसके लिए जो बैकड्रॉप है, पिछले 12 दिनों में ग्लोबल सर्कमस्टांसेस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए। ड्रास्टिकली कैसे चेंज हुए? अभी जब हम बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल $126 पर बैरल चल रहा है, जिसके कि $150 पर बैरल पहुंचने की काफी हद तक संभावना है। और 126 तो संभावना नहीं, अभी का करंट डेटा है, दिस इज द डेटा ऑफ ब्रेंट क्रूड। अब क्रूड ऑयल जो है हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है। हरियाणा के गांव देहात में भी जो मेरी बहन बैठी हुई सब्जी बना रही है,
उसको भी क्रूड ऑयल इंपैक्ट करता है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो गोभी की सब्जी खेत से रसोई तक महंगी पहुंचेगी। जी। अब वो एलपीजी पे कुकिंग होनी है तो एलपीजी वुड बी कॉस्टलियर। अब वो सरसों के तेल में बननी है, सिंस डॉलर हैज ऑलरेडी एस्केलेटेड टू 77 रुपीज, तो वो एडिबल ऑयल भी महंगा होगा। तो वो जो गोभी की सब्जी है जो हरियाणा के हर गांव में बननी है, मेरी हर बहन ने बनानी है, वो जो है थाली तक पहुंचते पहुंचते महंगी होगी। अब उसका बजट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उसकी वजह से एक तो जीएसडीपी जो एस्टिमेटेड डेटा है उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ उस तरीके से नहीं आ पाएगी। हिंदुस्तान की खुद की जीडीपी ग्रोथ 0.5% के आसपास कम होने की उम्मीद है। मैं पूरा डेटा दे सकता हूं अगर कोई इकोनॉमिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से बैठा हुआ है उनको, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमिंदल.in का ये मानना है। दूसरा, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू एस्केलेट। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और जैसे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा की कि 3.4% अभी तक हमारा योगदान है देश की जीडीपी में, इसे 4% किया जाएगा। क्या ये आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, ऐसा हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री साहब की जो भावना है, जो उनकी इंटेंशन है, बहुत अच्छी है। वो देशभक्त व्यक्ति है। आई हैव गॉट हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट आज की परिस्थितियां तो हमें देखनी पड़ेगी ना। आज की परिस्थितियों में मेरे हिसाब से तो क्या डेफिसिट उतना मेंटेन कर पाएंगे? मेरी कैलकुलेशन तो ये बता रही है कि जो डेफिसिट है, यानी सरकारी घाटा, दर्शकों को बता दूं डेफिसिट का मतलब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप, वो भी बढ़ने की उम्मीद है। अब मैंने जो आपको मैं बताने जा रहा था, इन्फ्लेशन सीपीआई 1% के आसपास जो ऑलरेडी फिगर्स हैं उसके बेस पे बढ़ने की उम्मीद है, बिकॉज क्रूड ऑयल हर एक के लिए मैटर करता है। अभी मैंने आपको गोभी की सब्जी की एग्जांपल दी। हर घर के अंदर दूध आना है, हर घर के अंदर सब्जी आनी है, चाय तो हर घर में बननी है, सब्जी भी हर घर में, तो उससे हर एक व्यक्ति को इंपैक्ट होगा। तो जब वो फाइनेंसिस उस तरीके के नहीं हो गए तो हम उस टारगेट पे कैसे पहुंच पाएंगे? यहाँ पे ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो जाता है। तो हम उस टारगेट पे कैसे रीच कर पाएंगे? अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, दूसरा तरीका हो सकता है कि सेंटर से ज्यादा एलोकेशन लिए जाए। सेंटर के बजट की बात करें, 6% से ऊपर का वहां डेफिसिट था, क्योंकि सेंटर ने भी कोरोना कॉज रिसेशन से फाइट कर रहा है। अब एक इंटरनेशनल बम हमारे ऊपर आके गिर गया है। बीजेपी ने सेंटर में भी अच्छी कोशिश की, स्टेट में भी अच्छी कोशिश की, बट ग्लोबल रीजन जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब सेंटर भी उस तरीके से जो है एलोकेशन एडिशनल नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो 31 मार्च के बियॉन्ड प्रधानमंत्री साहब की जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो भी अब मुझे लगता है एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आज हालात ये है, यूएस जैसी कंट्री जहां मैं कभी इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करता था, दैट कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स इन्फ्लेशन। कच्चे तेल का आपको डेटा दे दूं, द यूएस प्रेसिडेंट tried to appeal to the entire world to offload strategic oil reserves, but China doesn't agree. China, what they are doing is rather than offloading crude oil, they are adding on to crude oil. अब वो मैं जो अमेरिका चाइना की बात कर रहा हूँ, वो बात जो है कोई इधर एलियन दुनिया की बात नहीं कर रहा। वो बात का इम्पैक्ट आएगा जींद के ऊपर, वो बात का इम्पैक्ट आएगा भिवानी के ऊपर, वो बात का इम्पैक्ट आएगा बहादुरगढ़ के ऊपर। वो दूसरी दुनिया की बातें नहीं है, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल हर एक जगह यूज होना है। मेरा किसान भाई जो हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हरियाणा के हर भाई ने स्कूटर, टू व्हीलर चलाना है, जो पैसे वाले उन्होंने गाड़ी चलानी है। तो अब क्योंकि स्टेट की कलेक्शन में मेरे हिसाब से ना तो जो है जीएसटी कलेक्शन उस तरीके की हो पाएंगी, बिकॉज जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है, ना ही उस तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन दे पाएगी। तो सबसे पहला है तो जीएसडीपी में इस तरह की ग्रोथ हम कैसे ला पाएंगे। नंबर 2, हम डेफिसिट को कैसे मैनेज कर पाएंगे। नंबर 3, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है हरियाणा, सेंटर की बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी कि स्टेट हैज कम फॉरवर्ड कि हम सेंटर की जीडीपी में ऐड करना चाहते हैं। सभी स्टेट की ये भावना हो जाए तो देश का कल्याण होगा। लेकिन आई वांट द हार्ड नंबर्स, मैं डेटा चाहता हूं, हाउ वुड इट बी डन। जो अब जीडीपी के अंदर डैमेज होने वाला है देश की, उसके बाद उस अमाउंट पे कैसे रीच किया जाएगा। दूसरी बात, हरियाणा में आज प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। उसके अलावा आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा आज की तारीख में हरियाणा के ऊपर ऑलरेडी काफी डेट है। डेफिसिट को ठीक है, आज जो एक्सेप्टेड नंबर्स है उसके बीच में कंटेन कर लिया गया है, बट क्या इतना डेफिसिट आने वाले बजट में क्या मेंटेन हो पाएगा। दूसरी, अब क्या होगा, जैसे ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे सब जगह डिमांड आएगी। ऑलरेडी नेशनल चैनल्स पे हम ये चीज बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज करे, कम करे, और स्टेट गवर्नमेंट वैट कम करे। जब वैट कम करने का प्रेशर बनेगा, क्या स्टेट उस चीज को अब्सॉर्ब कर पाएगी। तो आई थिंक बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहां स्टेट का टारगेट अच्छा लगता है, वेलफेयर का लगता है, ग्रोथ का लगता है, जॉब जनरेशन का लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का लगता है। तीसरा चीज, अगर हमारी इंटेंशन है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी,
तो जो यूरोप का हाल अब हो रहा है, जो सैंक्शन उन्होंने लगा दी है रशिया के कारण, उससे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, दे आर गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यूरोप। तो उसकी वजह से एफडीआई भी उतनी नहीं आ पाएगी, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उतनी हम ला पाए हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी कैच 22 सिचुएशन में हम आ जाएंगे। जितना बड़ा एलोकेशन प्लान किया है, अगर मुझे इफ देयर इज समबडी फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट हु कैन आंसर मी विद डेटा कि क्या वो जीएसटी की कलेक्शन जो कम होंगी वो कैसे ऑगमेंट करेंगे, क्या जो जीएसटी में डिप आएगा उसे कैसे किया जाएगा, अगर वैट के लिए प्रेशर आएगा, जो कि जाहिर सी बात है, जब 25 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा जिसकी संभावना है, तो वैट कम करने के लिए तो प्रेशर आएगा ही आएगा, वो कहां से कम किया जाएगा, फिर ये सारे रिलीफ के प्लान कैसे लाए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। बजट ऑन पेपर इज अ डिसेंट एक्सरसाइज, टारगेट ऑफ द बजट इज गुड, मंशा सरकार की अच्छी लगती है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेकिन में जा रही है। पहुंचेंगे कैसे, रास्ता कहाँ से निकाला जाएगा और वो रास्ता क्या है? बिल्कुल आकाश जी, हम इसको लेकर और आगे ज्यादा बात करेंगे, इसके और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने उस युद्ध का भी जिक्र किया जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन किस तरीके से वो और दूसरे देशों को प्रभावित करने वाला है और भारत की इकोनॉमी किस तरीके से उससे प्रभावित होने वाली है और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, किन किन चीजों पर, इन सभी को लेकर हम बात यहाँ पर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर है 9486999000 और 016662477000। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात हो रही है हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए आज बजट पर। मुख्यमंत्री ने ये तीसरा बजट जो है वो पेश कर दिया है और इस बार पिछली बार के बजट से इस बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी की गई है। लेकिन इस बजट को जो अर्थशास्त्री हैं वो अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि बजट जो है जिस तरीके से हर वर्ग का ख्याल रखा गया है सरकार की ओर से वो बेहद सराहनीय है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इन तमाम वर्गों को जो घोषणाएं
तमाम वर्गों को लेकर जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है उनके लिए आखिर पैसा कहां से आएगा, राजस्व में बढ़ोतरी कैसे होगी, इसी को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग, उनसे ये जानना चाहूंगी, अभी जिस तरीके से हम यहाँ पर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे भी बात कर रहे थे, आकाश जिंदल जी से, उन्होंने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए। आप पहले से ही तमाम सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे थे, लेकिन अब जो है और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तमाम वर्गों को लेकर जो घोषणा सीएम ने की है उनको सराहनीय कहा गया है, लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा। जी, इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो हकीकत बात है, धरातल पे कुछ भी इन्होंने किया ही नहीं। ना इन्होंने व्यापारी के लिए किया, ना उद्योगपतियों के लिए। जो हरियाणा जो कृषि उपज प्रदेश है, किसानों के लिए बता दो, एक भी इसमें घोषणा की हो हम ये छूट देंगे, फसल एमएसपी खरीद देंगे, किसानों को ये मुआवजा, कुछ भी बात नहीं है। और यहाँ तक कि इन्होंने क्या है, आंकड़ों का एक जाल बना लिया, आंकड़ों का खेल बनाकर भी हम ये करेंगे वो करेंगे। हकीकत क्या है, जहां विकास के पैसे की ये बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्या है, जहां 100 रुपए खर्च होते हैं ग्राउंड स्तर के ऊपर, तो आधे भी खर्च नहीं होते। आधे लोग के कमीशन में चले आता है। इस राज्य के जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, खनन घोटाला हुआ, ये खनन के ऊपर मुख्यमंत्री जी बोल रहे खनन घोटाला इनके टाइम हुआ, शराब घोटाला इनके टाइम हुआ, अनाज का धान घोटाला ले लो, सरसों घोटाला ले लो, बाजरा घोटाला लो, गेहूं घोटाला लो, रजिस्ट्री घोटाला लो। लोग तो कोरोना के अंदर मर रहे थे, लोग इलाज के लिए तड़प रहे थे, मगर ये अरबों रुपया रजिस्ट्री घोटाला और मतलब इनके जो पुलिस कस्टडी में जो शराब पड़ी थी उसको 2 नंबर में बेचने का काम ये सरकार कर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी, आपने कहा था हम लोगों को रोजगार देंगे, आपने कोई इसमें घोषणा की क्या? कैसे रोजगार दोगे जब 1.5 लाख आपके सरकारी कर्मचारी पद खाली पड़े हैं? आपने उनको बता दिया भी 1.5 लाख की भर्ती हम 3 महीने के अंदर करेंगे, 6 महीने में भर्ती करेंगे, कोई जिक्र नहीं है। किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, आपने एक नई बातें और कही भाई, हम जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जो इन्होंने 73% युवाओं को उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने की बात की, इन्होंने किसी उद्योगपतियों से मीटिंग की? भैया आप कैसे उद्योगों के अंदर इनको एडजस्ट करोगे? उद्योगपति नाराज कर दिए, उद्योगपति हाई कोर्ट में चले गए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ आपसी भाईचारा खराब करने में लगे हुए हैं। इन्होंने प्रदेश के विकास का कोई लेना देना नहीं, इन्होंने तो अपनी वोट की राजनीति करनी है ताकि हमारे वोट कैसे बढ़े। पंकज जी, बजरंग जी कह रहे हैं कि इस बजट में किसान, व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति और बेरोजगारी, इन तमाम मसलों को लेकर, इन तमाम वर्गों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी, एक बात और है, महंगाई के ऊपर देखो, कोई महंगाई के ऊपर एक शब्द बोला कि महंगाई पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जनता को अच्छी अपने महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं कहा। दिन प्रतिदिन आज महंगाई के मामले में और बेरोजगारी के नंबर पूरे देश में अव्वल स्थान के ऊपर हरियाणा है। दोनों मुख्य मुद्दे थे, दोनों मुख्य मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री ने कोई भी जिक्र इस बजट में नहीं की। चलिए पंकज जी। जी, मेरे मित्र बजरंग दास जी ने लगता है बजट को ध्यान से देखा नहीं। भाई साहब सिर्फ पुराने मित्र है, पर एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजट को देखें। जो रोजगार का मतलब खाली ये नहीं कि सरकारी नौकरी दी जाए, रोजगार के अंदर जो ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे, ये आपकी रेलवे बनेगी, जो आपके हाईवेज बनेंगे, जो आपके स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, इन सबको बनने में जो लेबर लगेगी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, जो उनमें पढ़ाने वाले टीचर, अध्यापक होंगे, उससे सबसे रोजगार पे तो सृजन होगा। आप हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। और मेरी सरकार ने पिछले अपने जो कार्यकाल है जी, आप ये देखिए, आपने रोजगार की बात कर दी भाई, हम स्कूल के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, रेलवे लाइन के माध्यम से, रेलवे तो आपने क्रांति नहीं, गुप्ता जी रेलवे जो है वो केंद्र का मामला है। आप जो शिक्षा की बात करते हो, स्कूल बनाने की बात करते हो, जो पहले स्कूल है बड़े हुए हैं, उनकी हालत देख लो कितनी खस्ता हालत है।
50% ज्यादा स्कूलों के अंदर टीचर और स्टाफ पंकज की जी, कमी है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनेगा इसके बाद जो नौकरियां इजाफा होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से बजरंग गर्ग जी भी बता रहे थे और हम खुद भी यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें कितनी बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी भी जहाँ पर रिक्त पद है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में रिक्तियां हैं, पद खाली हैं, अभी तक उन पे भर्तियां नहीं हुई हैं। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के पद जो है वो रिक्त हैं। तो अगर अभी वही नहीं भरे जा रहे हैं तो नया अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वहां पर जो जब जरूरत होगी तो फिर वहां की जरूरत पूरी होगी या पहले जहां पर अभी चाहिए, जरूरत है पूरी करने की, वहां पर पहले पूरी करेगी सरकार? सायना जी, पहले तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि जो 1.5 लाख की इन्होंने सरकारी भर्तियों की फिगर दी है, इन्होंने कहाँ से दी है? अभी तक 66,000 भर्ती करीब जो खाली है पद है, इन्होंने जो 1.5 लाख की फिगर दी है कहाँ से दी है? और 66,000 में से भी फेस मैनर के अंदर भर्ती की जा रही है। आप देखिए हर दूसरे तीसरे महीने भर्ती निकल रही है, क्योंकि क्या है कि अब ये भर्ती जो है पैसे पर्ची के बल पर नहीं होती है। तो मेरे मित्र को ये दिक्कत है, भर्ती फेयर हो रही है और ये भर्ती रेगुलर जो है समय के साथ साथ निकल रही है। जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी निकल रही है, तो अदरवाइज भी एक ये शेड्यूल बना हुआ है उसमें भर्ती आ रही है। बजरंग जी, देखिए मैडम जी, मेरे साथी ने सवाल किया वही भर्ती के मामले में, इन्होंने शिक्षा की बात कही। मैं पूछना चाहता हूँ 50% से ज्यादा आंकड़ा दे रहा हूँ, स्कूलों के अंदर टीचर की स्टाफ की कमी है नहीं है, आप आंकड़े देख लो। और जहाँ चिकित्सा, 2 चीज मुख्य होती है, शिक्षा एंड चिकित्सा। चिकित्सा के अंदर डॉक्टर कम से कम बता रहा हूँ 50% से डॉक्टर और उसका स्टाफ की वहां हॉस्पिटलों में कमी है। सिविल हॉस्पिटल में थोड़ी सी बारिश आ जाओ, 4-4 फुट पानी सिविल हॉस्पिटल में भर जाता है। और स्कूलों की बिल्डिंग आप देख लोगे, खस्ता हालत, वहां ना कोई रूम के अंदर अच्छे ढंग से बच्चों के लिए बैठने के लिए स्टूल है। जो हमने स्कूलों में खाने की सुविधा दी थी भी, हर स्कूल के अंदर फ्री खाना बच्चों को मिलता था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। कई ऐसी योजना, 20 रुपए किलो हमने दाल रोटी योजना के तहत दाल देने की योजना डिपो के, राशन डिपो के माध्यम से हमने योजना पूरे प्रदेश में लागू की और घर घर दाल पहुंचाई, वो इन्होंने बंद कर दी। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे साथी को, आप आंकड़े का खाल खेल मत देखो, आप प्रैक्टिकल धरती पे बैठो और धरती के अंदर जुड़ो, आपको पता लगेगा कि क्या हालात आज प्रदेश के अंदर, शिक्षा क्या हालात है। 1000 से ज्यादा स्कूल उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। मैंने बंद तो नहीं किए, सरकार ने बंद किए, कांग्रेस पार्टी बंद तो किए। वो क्यों बंद किए? 1000 से ज्यादा मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, तो फर्क हो जाए पूछो। 1000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। आप शिक्षा देने की बात करते हो, नए स्कूल खोलने की बात कर रहे हो, पुराने स्कूल बंद कर रहे हो। जहां नया उद्योग लगाने की बात करते हो, पुराने उद्योग 2 साल के अंदर मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, 2 साल के अंदर कम से कम 90% कबाड़ की फैक्ट्री बंद हुई है, 70% दाल मिलें बंद हुई है। और आप राइस मिल का हाल देखोगे, कपास मिलों का हाल बड़ा खस्ता हाल है। जो कृषि उपज प्रदेश है, जहाँ के ऊपर मिलें ज्यादा लगनी चाहिए, यहाँ टेक्सटाइल हब होना चाहिए, यहाँ की कपास यही टेक्सटाइल हमें बिकनी चाहिए, मगर नहीं, यहाँ की कपास गुजरात और बम्बे जा रही है, महाराष्ट्र में बिक रही है, पंजाब राजस्थान में बिक रही है। क्यों? यहाँ टेक्सटाइल हब नहीं है। जो पानीपत, मैं पानीपत के अंदर जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री जोन है, वहां की आप पूछोगे कितनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां पानीपत में बंद होगी, कुंडली के अंदर बंद होगी, यहाँ तक कि बादरगढ़ के आप देखोगे, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव में वो एरिया बताता हूँ जो दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है, वहां आप तसल्ली कीजिए और कहो तो मैं ये भी आपको 5 मिनट में टीवी के माध्यम से आंकड़े दे सकता हूँ। फुटवेयर जो थी बादरगढ़ के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर फुटवेयर मशहूर थी, टेक्सटाइल पानीपत के अंदर मशहूर था। कबाड़ का पाउडर जो पूरे विश्व के अंदर, हमारा हरियाणा का पाउडर, कबाड़ का पाउडर आता था जो दवाइयों के अंदर डलता था, आज कहाँ है? कहा तेल मिले जो हमारी थी, तो चलिए बजरंग जी, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। जी पंकज जी। सायना जी, मेरे को लगता है कि बजरंग दास जी मेरे मित्र काफी समय से कोविड के बाद बाहर नहीं निकले हैं।
जो ये परिस्थिति बता रही है, कांग्रेस के समय की परिस्थिति जो आज बता रहे हैं। कांग्रेस ने गुप्ता जी, मैं बताता हूँ, गवार की 4 फैक्ट्री होती थी, हमारे टाइम में 132 फैक्ट्रियां नई गवार की हरियाणा में लगी। 33,000 रुपए क्विंटल हमारे राज के अंदर गवार बिका है। जीरी ने कहावत थी, कांग्रेस तेरे राज में जीरी गई दाज के अंदर, वो जीरिया बिकी है। 1960 एमएसपी आपके राज में जीरी थी, तो 1500-1600 रुपए जीरी किसान की मंडी में लुटी है। लगातार घटती जा रही है। ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस की वजह से कांग्रेस चलिए नहीं, मैं पंकज जी, चलिए ठीक है, क्षेत्रवार या क्षेत्रवार तरीके से ले लेते हैं, वर्गवार तरीके से ले लेते हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर अगर बात करें, किसानों के लिए, खेती के लिए मुख्यमंत्री ने कई यहाँ पर घोषणाएं की हैं। जो बजट एलोकेशन किया है उसमें कैसे आप देख रहे हैं कि उतना बजट जो है कैसे इस क्षेत्र को और ज्यादा आगे लेकर जाने वाला है? किसानों की आमदनी से कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, और क्या जो खुशहाल दिनों की बात यहाँ पर की जाती है, क्या वो वाकई आने वाले हैं? देखिए, ये प्रश्न मेरे से है साइना जी, मेरे से प्रश्न जी, है? आपसे ही है पंकज जी। हाँ, देखिए, आज जब मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है तो उन्होंने बताया कि कैसे बाजरे की खेती को वो एमएसपी के ऊपर लेके आए हैं। इसी तरह 13-14 जो फसलें और उन्होंने बताई है किस तरह से वो उसको एमएसपी पे लेके आए हैं। सब्जियों के ऊपर कुछ उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी के ऊपर लेके आ रहे हैं। मतलब किसानों के लिए उन्होंने जो कई स्कीमें दी है, आपने देखा होगी, किसान सम्मान निधि तो हमारी पहले की थी, किसान को इंश्योरेंस और जो किसानों की गिरदावरी, जब भी किसानों को नुकसान होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी चल रही है। और आज एक एलोकेशन भी दिया गया है मछली पालन को, अपनी जो लोकल नस्ल की साहिवाल नस्ल की वो क्या नाम है गायें हैं, उसके लिए उन्होंने बताया है। तो किसानों के लिए तो इन्होंने आज मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने अपना वो लक्ष्य जो कि हमने कहा था कि हम किसानों की आय को बढ़ाएंगे, वो उसकी दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसानों की और दूसरी भी कई उम्मीदें यहाँ पर देखा जा सकता है कि रही सरकार से कि जो महंगी बिजली है, किसान सस्ती बिजली चाहता है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें सरकार से राहत चाहता है, सिंचाई परियोजना जो है वो ठीक प्रकार से काम कर पाए। दूसरा यहाँ पर फर्टिलाइजर की कमी यहाँ पर देखी गई। पिछले दिनों किस तरीके से किसान लाइनों में लगे हुए थे फर्टिलाइजर के केंद्रों पर, लेकिन वहां पर फिर भी उपलब्ध नहीं था। और दूसरा, महंगा कितना ज्यादा हो गया है किसानों के लिए, ये शिकायत दिखाई दी। और अभी जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर यहाँ बात कर रहे थे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने कहा कि कैसे अब आगे बढ़ने वाली है कच्चे तेल की कीमतें, और ज्यादा अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन किन्हीं वजहों से दाम अभी नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए, सभी यहाँ पर इस नजरिए से देख रहे थे कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद एकदम से उछाल आएगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में। अगर वो उछाल आ जाता है तो यहाँ पर किसानों के लिए और ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो ये कैसे तकलीफें दूर होंगी, यहाँ कैसे सरकार राहत देने वाली है उनको, या आपको लगता है कि राहत दे दी गई है सिर्फ एमएसपी पर खरीद की घोषणा करने? साइना जी, देखिए, जो आज पूरे संसार की परिस्थिति है वो अभूतपूर्व है। ऐसी परिस्थिति को आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है उसकी वजह से तेल रेट के ऊपर वो जो प्रभाव पड़ रहा है उससे डेफिनेटली देखिए इन्फ्लेशन तो आएगा, परंतु मेरी सरकार उसके जो प्रभाव है उसको कम करने पर जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम इसको क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये परिस्थिति ऐसी होती है जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर है, परंतु गवर्नमेंट इसके ऊपर सेंसिटिव है और वो डेफिनेटली इसको ध्यान में रखते हुए जो भी रिलीफ होगा, रिक्वायर्ड रिलीफ होगा, वो देगी। और ये परिस्थिति आज चलती है, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, महीना, ये तो डिपेंड करता है। और ये तो डिसीजन देखिए बजट में उसके लिए नहीं, अगर पंकज जी सरकार बजट 25 साल का विजन मद्देनजर रख के बना सकती है, तो फिर ये जो परिस्थितियां हाल फिलहाल में चल रही हैं इनको मद्देनजर रखते भी कुछ ना कुछ सरकार ने जरूर यहाँ पर बनाया ही होगा या रखा ही होगा इस बात का ख्याल कि आगे हालात और कैसे हो सकते हैं। जो महंगाई की मार पड़ने वाली है, सबसे जरूरी और अहम चीज हो जाती है जनता को उस महंगाई की मार से राहत देना। देखिए साइना जी, जो महंगाई का जो रोकने के तरीके हैं उसमें खाली बजट का रोल नहीं रहता। आप देखिए, उसमें रिजर्व बैंक का भी रोल रहता है। गवर्नमेंट आपको चीजें सस्ती तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर रेट को काबू में रखने के लिए तेल डीजल में अपने समय आने पे
स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रेट्स को कम करेगी, अपने टैक्सेस के रेट को कम करेगी। इसके अलावा देखिए जो आपके जो इंटरेस्ट रेट है, वैसे तो क्या है कि क्योंकि हमारा देश बजरंग जी आऊंगी यहाँ, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी और उदयवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे कि वो जो सरकार की तरफ से जो बजट आज पेश किया गया है और किस तरह से, किस नजरिए से देख पा रहे हैं कि अभी जो फिलहाल मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार का ये जो बजट है वो कहा जा सकता है कि पेश किया गया होगा। लेकिन क्या ये पूरा खरा उतर रहा है उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग? फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 कड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर है 9485699900 और 016662477000। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात यहां पर कर रहे हैं हरियाणा सरकार के बजट की। आज बजट पेश हो चुका है। 1,77,255 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया है और इस बजट में अगले 25 साल के विजन को भी आगे रख करके मुख्यमंत्री ने बात की है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और ये 25 साल के लिए जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा जो आज बजट पेश किया गया है। कैसे ये बजट आगामी 25 साल में जो है एक दूरगामी बजट के तौर पर देखा जा सकता है और साथ ही मौजूदा परिस्थितियां जो चल रही हैं, क्या ये बजट उन परिस्थितियों में पेश आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए भी खरा उतरता है? इसी पर बात कर रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बजरंग दास गर्ग जो है वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी बजरंग जी, अपनी बात रखें। हेलो जी बजरंग जी। हेलो बजरंग जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। बजरंग जी से हमारी बात अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है। पंकज गुप्ता जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया आपकी लूंगी, लेकिन उदयवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी देर से वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन उदयवीर बात सबकी यहाँ पर सुन रहे थे। उदयवीर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? पंकज जी लगातार इस बात को लेकर अडिग है कि जो बजट पेश किया गया है वो बेहद अच्छा बजट है और विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला बजट है।
उदयवीर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। बजरंग जी, आवाज आ रही मैडम जी आपको? जी हाँ, सुन पा रहे हैं आपको जी, कहिए। नहीं मैडम जी, देखो मैंने तो आपको स्पष्ट बताया, जैसे ये बजट जो है सिर्फ आंकड़ों का खेल है। वो कहते हैं ना नई बोतल में पुरानी शराब, वो इनका सिस्टम ये है, इन्होंने इस बजट में एक बात ये उदयवीर आऊंगी आपके पास में, उदयवीर आऊंगी आपके पास जी। बजरंग जी, मैं बता रहा हूँ मैडम जी, इस बजट में इन्होंने ये बता दे भाई बेरोजगारों को कहां से रोजगार देने की बात करी, बजट में कोई प्रावधान किया? लेकिन जो निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन की बात सरकार ने की है पहले ही, तो यहाँ मुझे लगता है मैं मैडम यही बताना चाहता हूँ, ये युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई प्राइवेट फैक्ट्री की जो बात कर रहे हैं, फैक्ट्री सरकार की है क्या? उद्योग नए लगेंगे जब तो आप रोजगार दुआओगे। जब फैक्ट्रियां पुरानी बंद हो चुकी, आप उनको चालू करवा नहीं पाए हैं। जो फैक्ट्रियां बंद हुई उसमें लाखों लोग जो बेरोजगार हुए, जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको तो आज तक आपने रोजगार नहीं दिया। मैं आंकड़े देने को तैयार हूँ, आंकड़े लीजिए, कौन सी फैक्ट्रियां बंद हुई, कहाँ बंद हुई, कितने लोग बेरोजगार, उनको तो आप रोजगार दे नहीं पाए। और आप कहते हो हम नए उद्योग लगाएंगे। कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा जब आप ना तो रियायतें दे रहे हो, ना बिजली के बिलों में सब्सिडी दे रहे हो, ना जिनका जो SGST होता है, हरियाणा का टैक्स होता है, GST का हिस्सा होता है SGST, उसके अंदर आप छूट नहीं दे रहे हो। वेट कर की जो बात है, आप मार्केट फीस बढ़ाए जा रहे हो, नया ट्रेड टैक्स उद्योगपतियों पे, व्यापारियों पे लगाए जा रहे हो, फिर आप उम्मीद करते हो नए उद्योग हरियाणा में उद्योगपति लगाएगा। किस बात पे लगाएगा भाई? क्या सुविधा है? उदयवीर कहना चाहूंगा, देखिए जी, बजट की जब हम बात करते हैं तो बजट होता है एक आम इंसान के लिए कि कैसे उसे गरीबी से उबारा जाए और कैसे उसके रोज के खाने पीने व्यवस्था, रहने की और सबकी व्यवस्था करी जाए। वो एक सरकार की जिम्मेदारी है। जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मेरे कुछ सवाल भी है बीजेपी प्रवक्ता से, बीजेपी सरकार से। वो कहते हैं कि ये बजट है 1,70,000 करोड़ का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सान्या जी, जो आप ये बीजेपी सरकार ने कर्जा ले लिया है, वो कर्जा है 2,43,000 करोड़ का। फिलहाल 2,30,000 करोड़, अनुमान है 43,000 करोड़ तक होने का। जी। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा, ये इस देश की पहली ऐसी सरकार है पूरे देश की जो कर्जा उतारने के लिए और कर्जा ले रही है। 55,000 करोड़ का कर्जा और लिया जा रहा है और 56,000 करोड़ रुपए किस्त दी जा रही है। ये बड़ी ही अजीब बात है, हैरानी वाली बात है। अगर हम GDSP की बात करते हैं तो वो अगर हम उस पर रिवाइज्ड एस्टीमेट लगाते का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता लगेगा जो GDP बढ़ने की बात कर रहे हैं ये 2% गिर चुकी है। ठीक है, आगे अगर हम सान्या जी बात करते हैं, हम अगर इसमें बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपको मैं बता दूं कि डेवलपमेंट हरियाणा में 1.5% तक गिर चुकी है, माइनस में आ चुकी है, -1.5% की डेवलपमेंट हुई है। अगर हम बात करते हैं जो कि बहुत ही मुद्दा है, विचारणीय मुद्दा है, जो कि विधानसभा में भी उठ चुका है। चलिए पंकज जी, जल्दी से, पंकज जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी फटाफट आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने रख दें, क्या कहना चाहेंगे? दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि उदयवीर जी ने जो भी आंकड़े दिए वो बिल्कुल गलत दिए। एक तो जो बजट की जो उन्होंने खर्चा बताया वो बिल्कुल गलत बताया है। नंबर 2 जो उन्होंने उधारी बताई है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने 30,820 करोड़ रुपए की उधारी ली है, जबकि हमें जो अनुमति थी 40,872 करोड़ रुपए की उधारी की थी। नंबर 2 जो हमारा राजकोषीय घाटा है 4% से कम होना चाहिए और हमारा राजकोषीय घाटा जो है 2.9 के करीब है, जो कि अगर आप देखें कि जो हमारा वित्त प्रबंधन है पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, हमारी उधारी लेने की भी सबसे कम वो है और जो राजकोषीय घाटा भी सबसे कम है। ठीक है, वित्त प्रबंधन तो अच्छा है, लेकिन वित्त अर्जन जो है, क्या उसका रास्ता भी पूरी तरीके से स्पष्ट है? हाँ या ना में जल्दी से जवाब। मैं समझ नहीं पाया मैम, कैसे कह रहे हैं? जो राजस्व में बढ़ोतरी के रास्ते हैं, क्या वो भी लगता है कि वो भी उतनी ज्यादा स्पष्ट है? मैम आपकी आवाज ऑडियो क्लियर नहीं है मैम।
चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश कर चुके हैं 2022-23 के लिए। हालांकि इसमें विजन जो है वो काफी दूर तक का रखा गया है। अगले 25 साल के लिए सरकार इस बजट को मानकर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में जो जंग की आफत, युद्ध की आफत जो है वो टूटी हुई है। यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव कितना दूर तक पहुंचने वाला है और इसके प्रभाव से भारत कितना खुद को बचा पाता है या यहाँ की इकोनॉमी उससे कितनी प्रभावित होती है, ये तमाम बड़े सवाल है। क्योंकि इनका कहीं ना कहीं असर जो है वो उन तमाम घोषणाओं पर भी पड़ने वाला है जो इस वक्त सरकारें कर रही हैं। और मौजूदा सरकार, हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर अपने बजट भाषण में जो घोषणाएं की हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अगर असर पड़ता है भारत की इकोनॉमी पर इस युद्ध का, तो उन घोषणाओं पर भी ये असर जो है वो जरूर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।